Hi guys, welcome back on English Zone and this is Priyanka with you all with a new video related to DSSB PGT English Salt Paper 2014 and इस सेशन में हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस वो विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके DSSB PGT English 2014 के पेपर में पूछे जा चुके हैं एंड ये हमारा फोर्थ पार्ट है वीडियो का। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं जिसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था पीजीटी इंग्लिश का वो फर्स्ट टू 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सेकंड पार्ट में हमने 26 टू 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे विद इट्स एक्सप्लेनेशन एंड जो हमारा थर्ड पार्ट था उसमें हमने 51 टू 75 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अभी तक के 2014 के पीजीटी इंग्लिश के पेपर की। तो आप सभी को इन वीडियोस के लिंक आपको आई बटन इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज उन वीडियोस को जरूर चेक कर लीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं द फोर्थ पार्ट ऑफ द DSSB PGT English 2014 पेपर एंड जिसका पहला क्वेश्चन है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन हिज मेजर criticism TH Lawrence makes a distinction between, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। DH Lawrence ने जो अपने क्रिटिकल वर्क्स लिखे हैं उसमें किस तरीके का डिस्टिंक्शन किया हुआ है एंड द करेक्ट आंसर इज intuition and the mind, instinct of the body and intellect of the mind. This is the things that D.H. Lawrence makes a distinction between these things in his major critical works. Number 77 question is, the phrase dissociation of sensibility was first used by T.S. Eliot in his, किस वर्क में T.S. Eliot ने dissociation of sensibility का यूज करा हुआ है? इसका आंसर आपको देना है एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है रिलेटेड टू T.S. Eliot and the correct answer we have option C, that is metaphysical poets. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। मेटाफिजिकल पोएट्स जो इनका क्रिटिकल वर्क था इसमें उन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का फर्स्ट टाइम यूज किया हुआ है और जो ये वर्क था ये पब्लिश हुआ है 1921 में। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट से रिलेटेड ये उनका वर्क था। एंड नंबर 77 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इज, The Principles of Literary Criticism is a famous work of, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये आपके मोस्ट टाइम आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चंस और इसका आंसर आपको देना है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, I.A. Richards is the correct answer. He had written this work, The Principles of Literary Criticism, जो कि 1924 में इन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, इसका जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा, ये नोट्स आप अपने पास रखिए सो दैट आप जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रही हूँ आप उनको नोट डाउन भी करते चलो। चलते हैं नंबर 79 क्वेश्चन की तरफ। द पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ लो refers to the essayist. किस essayist को अल्फा ऑफ लो के नेम से जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में? एंड वी हैव द वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज इन दिस सीरीज ऑफ DSSB PGT इंग्लिश और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एजी गार्डिनर। ये इनका करेक्ट आंसर है। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर इज द करेक्ट आंसर, इनका फुल नेम है एंड ही वाज जर्नलिस्ट एंड एसेइस्ट जिनको हम इंग्लिश लिटरेचर में अल्फा ऑफ लो के नेम से जानते हैं। नंबर 80 क्वेश्चन इज, The Negro Artist and the Racial Mountain, the Manifesto of the Harlem Renaissance is a short say by. ये एक वर्क है, शॉर्ट से है। आपको बताना है इसका आंसर। Who had written this work? The Negro Artist and Racial Mountain, the Manifesto of the Harlem Renaissance, and none other than this was written by, we have the correct answer that is option D. जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। लैंगस्टन ह्यूज का ये वर्क है एंड दिस वाज रिटन इन द ईयर 1951। सो ये पब्लिश हुआ है, जो ये वर्क था 1951 में पब्लिश हुआ है। नेग्रो आर्टिस्ट एंड द रेशियल माउंटेन, द मैनिफेस्टो ऑफ द हर्लेम रेनेसां, व्हिच वाज अ शॉर्ट essay. Number 81 question is, who of the following wrote Eros and Civilization? Eros and Civilization वर्क है। आपको बताना है ये किसने लिखा हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, हर्बर्ट मार्कस is the correct answer and this was written in the year या published in the year 1955. philosophical inquiry से related ये work था of हर्बर्ट मार्कस का and this was a book written by हर्बर्ट मार्कस. Number 82 question is,
What is the common factor in literature written by Commonwealth writer? Commonwealth writers के जो कॉमनवेल्थ राइटर्स थे, उनके जो वर्क्स थे, लिटरेरी जो वर्क्स उन्होंने लिखे हुए हैं, उनमें क्या एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन फैक्टर था जो सभी कॉमनवेल्थ राइटर्स ने उस पर बेस्ड ऑन वर्क्स लिखे हुए हैं? एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर है कॉलोनियल एक्सपीरियंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये इनका सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था, जिसपे एक कॉमन फैक्टर पे ये कॉमनवेल्थ जो राइटर्स थे उन्होंने अपने वर्क्स लिखे हुए हैं। और अगर कॉमनवेल्थ राइटर्स की बात करते हैं तो वी हैव सलमान रुश्दी, गोल्डीमर एंड विक्रम चंद्रा। दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट राइटर्स हु बिलोंग्स टू कॉमनवेल्थ राइटर्स, या जिनको हम इंग्लिश लिटरेचर में कॉमनवेल्थ राइटर्स के नेम से जानते हैं। एंड इनका जो मेन फैक्टर था, कॉमन फैक्टर था लिटरेचर लिखने का या लिटरेरी वर्क्स का, दे वर रिलेटेड टू दी colonial experiences and English language. Next, number 83 question is, Mark, a reputed Indian journal of arts, was edited by whom? किसने मार्क जो जर्नल था, रेप्यूटेड इंडियन जर्नल था, उसको किसने एडिट किया हुआ है? वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, मुल्क राज आनंद। एंड ये जो पब्लिश हुआ करता था 1946 में पब्लिश हुआ करता था, एंड दिस वाज अ जर्नल। ठीक है। नंबर 84 क्वेश्चन इज, Which of the following novels by R.K. Narayan has a character called सुशीला? सुशीला कैरेक्टर का जो डिस्क्रिप्शन है वो R.K. नारायण के किस वर्क में मिलता है? आपको इसका आंसर देना है, किस नॉवेल में मिलता है? एंड द करेक्ट आंसर वी हैव, दैट इज ऑप्शन सी, द इंग्लिश टीचर इज द करेक्ट आंसर। एंड जो इंग्लिश टीचर ये नॉवेल था, ये 1945 में पब्लिश हुआ है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ नॉवेल्स that were included in मालगुड़ी। मालगुड़ी जो इनका एक टाइटल था, इन कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स था एंड शॉर्ट स्टोरी था, उसमें इस नॉवेल का इंक्लूजन मिलता है। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1945। नंबर 85 क्वेश्चन इज, which novel of Kamala Markande explores the evil and ugly nature of racial prejudice? Racial prejudice से रिलेट करता हुआ कमला मार्कंडे का कौन सा वो नॉवेल था? आपको उसका आंसर देना है। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, द Nowhere Man is the correct answer, and it was published in the year 1972। इसका जो करेक्ट आंसर हो 1972 में ये पब्लिश हुआ है। प्लीज फ्रेंड्स नोट डाउन भी करते चलो आप क्वेश्चन को इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ में, जो भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच आउट ऑल दी अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज, DSSB PGT इंग्लिश 2014 सॉल्व पेपर का जो ऑलरेडी थ्री पार्ट्स मैंने अपलोड कर रखा है, प्लीज इसको जरूर देखिएगा आप, जो कि आपको आई बटन पे साथ साथ वीडियो के इस चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको जाकर के वहां पे आप उसको वॉच आउट कर सकते हो। चलिए नंबर 86 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डॉट 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 इट एन अनटचेबल इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, आपको इसका आंसर देना है कि हु इज अनटचेबल इन दिस वर्क, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और इसका जो आंसर है कि इसको किसने लिखा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये किसका वर्क है? एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज द वेल्यूथा इज द करेक्ट आंसर। इसका जो है इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वेल्यूथा इज अनटचेबल इन दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो अरुंधति रॉय का बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, डेब्यूट नॉवेल है। दिस वाज द फर्स्ट नॉवेल दैट वाज रिटन बाय अरुंधति रॉय इन द ईयर 1997। ये 1997 में नॉवेल लिखा है और इसी ईयर में इनको बुकर प्राइज भी मिला था फॉर दिस इम्पोर्टेंट वर्क। तो आपको इस क्वेश्चन के साथ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिले हैं, इसका फैक्ट्स जानने को मिला है इस क्वेश्चन के थ्रू कि किसने लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दैट वाज रिटन बाय अरुंधति रॉय। ठीक है, आप इसका राइटर नॉवेलिस्ट हैं जो ये इस इम्पोर्टेंट वर्क की। एंड 1997 में ही इसी वर्क के लिए इनको बुकर प्राइज मिला है एंड दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1997 एंड द कैरेक्टर हु इज एन अनटचेबल इन दिस वर्क, दैट वाज वेल्यूथा। नंबर 87 क्वेश्चन इज, लज्जा वेरी फेमस वर्क इज अ वेल नोन वर्क ऑफ। किसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल आप वर्क कह सकते हो इसका, लज्जा जो टाइटल है। आप इस पे मूवी भी बन चुकी है, आपको इसका आंसर देना है कि हु हैड रिटन दिस वर्क। एंड वी हैव
the correct answer, that is Taslima Nasreen. She was the novelist of बांग्लादेश, बांग्लादेश की novelist थी ये, और जो ये वर्क था जब ये publish हुआ है, it was published in the year 1993. ठीक है, इसका जरूर आप नोट डाउन करो इसका फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड. 1993 में ये वर्क पब्लिश हुआ है एंड तस्लीमा नसरीन वाज द बांग्लादेश नॉवेलिस्ट. नंबर 88 क्वेश्चन इज सलमान रुश्दीज फर्स्ट नॉवेल इज. सलमान रुश्दी का फर्स्ट नॉवेल कौन था, आपको इसका आंसर देना है एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ग्रामर्स. ये करेक्ट आंसर है ग्रामर्स, और ये जो पब्लिश हुआ है दैट इज इन द ईयर 1975. और इसके बाद मिडनाइट चिल्ड्रन पब्लिश हुआ है जो कि सलमान रुश्दी ने लिखा है. अभी मैंने बात की, सलमान रुश्दी वाज द कॉमनवेल्थ राइटर. नंबर 89 क्वेश्चन इज रतन राठौर का कैरेक्टराइजेशन आपको बताना है. रतन राठौर इज द कैरेक्टर इन अरुण जोशीज नॉवेल. अरुण जोशी के किस नॉवेल में रतन राठौर का कैरेक्टराइजेशन मिलता है? एंड गो फॉर द राइट आंसर. अभी देखिए आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं इस सीरीज में, अब आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं. तो अगर DSSB की आप तैयारी कर रहे हो तो यू हैव गो फॉर द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें आपको नॉवेल्स, राइटर्स एंड नॉवेलिस्ट से रिलेटेड कौन सा कैरेक्टर था किस नॉवेल में वो सब कुछ आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट ऑल्सो. इसीलिए मैं ये सेशन लेके आई हूँ. आगे नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं. तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. जो इसका है द अप्रेंटिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1974. ओके, 1974 में ये वर्क इनका पब्लिश हुआ है. इसको नोट डाउन भी कर लीजिए आप. नंबर 90 क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट इंडियन नॉवेल. आपको इसका नॉवेलिस्ट का नेम बताना है या ऑथर का नेम बताना है हु हैड रिटन दिस वर्क द ग्रेट इंडियन नॉवेल एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज शशि थरूर and he is a top leader of the Congress party and he is great statesman जो अपने इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के लिए जाने जाते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स के लिए जाने जाते हैं शशि थरूर अपने. and he had a good language English language skill and this work the great Indian novel was published in the year 1989 and this was the satirical novel. ठीक है, आप एक जरूर important work, this was a the great Indian writer was a satirical. And here we have the 91 question. Gugi in Weep Not Child call Kenyan youth to. ये केनियन राइटर थे, केनियन नॉवेलिस्ट थे. गुगी वा थायोंग इनका फुल नेम था. दिस वाज द फर्स्ट नॉवेल वीप नॉट चाइल्ड और उन्होंने जेम्स गुगी के नेम से इसको पब्लिश करा था. एंड आपको बताना है व्हाट इज दिस वर्क रिलेटेड टू. केनियन यूथ के ऊपर जो वर्क था वो किस तरीके से रिलेट करता था उनसे. एंड द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी, बिल्ड द नेशन. दिस इज द थिंग दैट इन विच वीप नॉट चाइल्ड is talked about build a nation to the Kenyan youth by the Ngugi wa Thiong'o. Number 92 question. The author of the paradoxical phrase to gain his freedom the author must give up his freedom. ये पैराडॉक्सियल फ्रेज है, टू गेन हिज फ्रीडम द ऑथर मस्ट गिव अप हिज फ्रीडम. ये किस ऑथर ने बोला है, आपको इसका आंसर देना है एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी, नाडीन गोल्डमोर, जिनको की हमने बात की. ही वाज वन ऑफ द Commonwealth writer we have in English literature. And number 93 question is diaspora क्या होता है, आपको इसका मीनिंग बताना है. diaspora means, हाँ इसका diaspora means होता है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, the movement of people to a country away from their own country. जो एक ये मूवमेंट है, एक डायस्पोरा जो मूवमेंट है दैट इज रिलेटेड टू उन लोगों से रिलेट करता है जो अपनी कंट्री से दूर रहते हैं किसी और कंट्री में. नंबर 94 क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ चिनुआ अचावेज African trilogy. African trilogies are very important for your exam point of view. किसी भी राइटर ने जो ट्रायलॉजीज लिखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो चिनुआ अचावे का जो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको बताना है जो अफ्रीकन ट्रायलॉजी से बेस्ड ऑन है. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए,
Things fall apart. No longer at ease. Arrow of God is the correct answer. ये इनका chronological sequence में लिखा गया है. And 95 question of the video is, I am the enemy you killed, my friend. I knew you in this dark. Is the line from किस वर्क से इस लाइन को लिया गया है, इसका आंसर आपको देना है. एंड वी हैव द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी. Strange meeting is the correct answer, and this is the work of the Wilfred Owen. Wilfred Owen का important work है I am the Strange meeting, and जिसमें ये line है I am the enemy you killed, my friend, I knew you in this dark. And 96 question of the video is, periphrasis which is a roundabout way of speech or writing is also known as. किस दूसरे नाम से इसको जाना जाता है जो पेरिफ्रेसिस जिसको बोलते हैं. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी, circumlocution. Circumlocution is the another name in which we know periphrasis. Number 97 question is, who among the following writers belongs to the American beat movement? beat movement से कौन सा राइटर है जो अदर राइटर है जो बिलोंग करता है इसमें से, जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको इसका आंसर देना है. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी. एलन गिन्सबर्ग is the man, is the writer who belongs to the American beat movement. Number 98 question is, which of the following is a parody of गोथिक नॉवेल्स? गोथिक नॉवेल्स का जो पैरोडी है आपको बताना है उसको आंसर. गोथिक नॉवेल जो रिलेट करता है टेरर एंड घोस्ट रिलेटेड थिंग से, एंड आपको इसका आंसर देना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि गोथिक नॉवेल की पैरोडी से बिलोंग करता है. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नॉर्थएंजर एबे बाय जेन ऑस्टिन. ये जेन ऑस्टिन का नॉवेल है. शी वॉज द ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एरा. एंड इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो डोमेस्टिक सब्जेक्ट मैटर पे या डोमेस्टिक सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करता हुआ इनके थीम्स हुआ करते थे. मोस्टली इनके वर्क्स में, इनके नॉवेल्स में फीमेल जो रोल करते थे, फीमेल कैरेक्टर्स जो होते थे वो लीडिंग कैरेक्टर्स होते थे. एंड वी हैव अनदर वर्क्स ऑफ जेन ऑस्टिन novels. We have that is Pride and Prejudice and Sense and Sensibility, Emma. These all are important novels written by Jane Austen. And Northanger Abbey is a parody of Gothic novel. Number 99 question is, words that has no set theme, no regular meter, rhyme or stanzaic pattern is called. That is called blank verse or flexible verse, heroic verse or free verse. Yes, correct answer जो इसका है free verse है. अगर blank verse होता है तो वहाँ पे हम iambic pentameter का यूज करते हैं, means it has no rhyming at the last of the lines, but it has a regular stanzaic pattern. Blank verse has, but free verse has no set of theme, no regular meter, rhyme or stanzaic pattern. That's why it is called free verse. और मोस्टली जो मॉडर्न टाइम्स की पोइट्रीज होती हैं वो फ्री वर्स में ही लिखी जाती हैं. 100 क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ DSSB PGT English paper 2014. The term resonance and wonder are associated with. ये किससे एसोसिएट करता है जो ये टर्म है resonance and wonder? And we have the correct answer, that is option D. Stephen Greenblatt is the correct answer. In resonance and wonder is associated with Stephen and Greenblatt. So friends, this was all we had discussed. Overall 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 4 पार्ट्स में. एंड प्लीज आप अदर 3 पार्ट्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी. इसके साथ साथ आप वीडियोस के इस चैनल के अदर वीडियोस को चेक कर लिए. कम्युनिटी टैब जरूर चेक किया करिए, वहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या कुछ ना कुछ इंग्लिश लिटरेचर से फैक्ट्स आपको डिस्कस करती हूँ आपसे. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. मेरा जो यूजर नेम है दैट इज इंग्लिश जोन. ठीक है, आप मुझे वहां पे भी फॉलो करिए ऑन इंस्टाग्राम. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू पार्ट, विद अ न्यू topic. Till then, keep connecting and keep watching English Zone. Thanks a lot for being with me here on this channel with this part of the video.